विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। चैप्टर 4 में अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो है जटिल अभिक्रियाओं की कोटि। अपन ने पढ़ा था कोटि के आधार पर हमने देखा था कि अभिक्रियाओं को दो प्रकार में अपन ने बांटा, एक सरल प्रकार की अभिक्रियाएं, दूसरी थी जटिल प्रकार की अभिक्रियाएं। सरल प्रकार की अभिक्रियाओं में अपन ने अणुसंख्यता जो है बताया था कि भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अणुसंख्यता थी, ठीक है। वहां पर अभिकारक के अणु ही उसको निर्धारित कर रहे थे। लेकिन जटिल अभिक्रियाओं में आपको जो है बताया गया था क्या कि जटिल अभिक्रियाओं में 3 या 2 या 3 ऐसे मान लो उतने अभिकारक होते हैं, तो उस स्थिति में आपका क्या होता है, वहां पर है अपन उसकी अणुसंख्यता का कोई महत्व नहीं रह पाता है और उसका वेग निर्धारण है वो भी अपन अलग अलग पदों के अनुसार करते हैं। यानी कि अगर मान लो 2 या 2 से अधिक अभिकारक या 3 से अधिक अभिकारक हो, तो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, वो अभिक्रिया एक ही पद में न होकर के 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है। तो उस प्रकार की स्थिति में वो एक जटिल अभिक्रिया बन जाती है। तो वहां पर अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है। तो जो धीमी गति का जो पद होता है वे क्या करता है, उस अभिक्रिया का वेग का निर्धारण करता है। धीमी गति का पद वेग का निर्धारण कैसे, कि उस धीमी गति में जो अपन है क्यों वो आपका स्लो स्पीड से चल रहा है, तो वहां पर अपन अभिकारक के अणु हैं उसकी संख्या को निर्धारित कर सकते हैं और वो अभिकारक क्यों वही अभिकारक के अणु हैं उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेंगे। बाकी जो तेज गति से जो आपका पद चल रहा है वहां पर जो अभिकारक के अणु होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखने वाली क्या आपको ध्यान रखनी है कि जटिल अभिक्रियाओं में अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है। जो धीमी गति का पद होता है वो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगा, क्यों कि वहां के अभिकारक के अणु होते हैं। धीमी गति के पद में जो अभिकारक के अणु होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जबकि जो है आपकी तीव्र गति या तेज गति वाले अभिक्रिया के जो पद होता है उसमें अभिकारक के अणु उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो उसके आधार पर अपन पढ़ते हैं जटिल अभिक्रियाओं की कोटि है किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो ये तो आपका जो है थ्योरी आपको बता दी है कि कंसेप्ट क्या होगा। अब इसके सीधे एग्जांपल पे आते हैं, 3-4 एग्जांपल करते हैं, उन एग्जांपल से अपना ये और अच्छे से क्लियर होगा। तो मेरे पास में मान लो ये आपका जो है एक अभिक्रिया दे रखी है 2N2O से 2NO2 2N2 प्लस O2। अभिक्रिया दे रखी है 2N2O से 2N2 प्लस O2। पहले तो अपने को ये देखना है कि आपका अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। 2N2 4 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब देखो ये अभिक्रिया है तो इस प्रकार की अभिक्रिया है आपकी क्या होती है, जरूरी नहीं है कि आपकी जो है सिर्फ एक इसको भी अपन जटिल अभिक्रिया के आधार पर जो है हल कर सकते हैं। यानी कि जटिल अभिक्रियाओं का कंसेप्ट समझाने के लिए ये आपको इस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण मिला है। अब इस उदाहरण से अपन देखते हैं जटिल अभिक्रिया की क्रिया विधि के द्वारा अपन उस अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। तो अपन यहाँ से जो इसके कंसेप्ट को समझते हुए 2 या 2 से अधिक अगर आपके अभिकारक होते हैं तो उनकी भी अपन कोटि है वो आप जो है यहाँ पर ज्ञात कर सकते हो। तो अपने पास में उदाहरण है 2N2O से 2N2 प्लस O2। अगर मान लो मेरे को इस अभिक्रिया का सीधा जो है अभिक्रिया वेग बराबर अपन मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूं, ठीक है, इसकी क्रिया विधि या इसकी वेग बोल दो या फिर इसकी ये मैकेनिज्म या क्रिया विधि कहा जाता है। यानी कि ये कौन सी क्रिया विधि के द्वारा है आपका संपन्न होता है, तो क्रिया विधि बोल दो या फिर सिंपल अपन वेग तो ले ही रहे हैं। तो अभिक्रिया वेग बराबर अपन क्या लिखते हैं K, और यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या लिख दिया N2O। यानी कि जनरली अपन इसको यहाँ पर एक बार नहीं लेते हैं। तो इस आधार पर ये अपना क्या हो जाएगा, इसको मैं वेग नियम बोल देता हूं या वेग व्यंजक भी बोल दो या वेग समीकरण भी बोल दो, एक ही चीज है। वेग का व्यंजक है या वेग का नियम है या आपका क्या होगा, वेग का समीकरण होगा। लेकिन अपन जटिल अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के द्वारा कोटि जो है निकाल रहे हैं। तो जटिल अभिक्रिया में अपन देखते हैं कोई भी अभिक्रिया होगी वो आपकी क्या होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। तो इस अभिक्रिया को भी अपन 2 पदों में संपन्न करा सकते हैं। ये अपना अभिकारक है, ये अपने क्या है, उत्पाद है। तो आपको ध्यान रखना है कि जटिल जो भी जटिल अभिक्रिया क्यों ये भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये सरल अभिक्रिया का उदाहरण हो, जटिल अभिक्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। ये तो सारी चीजें अपन जो है इन पे प्रयोग किए जाते हैं वैज्ञानिकों द्वारा और उनको जो है कंसेप्ट वाइज वो बताते हैं कि कौन सी अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सी सरल अभिक्रिया। हालांकि जो है अपने को सिंपल कंसेप्ट तो समझा दिया कि आपको कुछ चीजें ये ध्यान रखनी, लेकिन अपवाद कहीं पर भी हो सकते हैं। तो वहां पर है अपने को ये मान के चलना है, अपने को इससे कंसेप्ट समझना है।
ठीक है। तो 2N2O से 2N2 प्लस का क्या दे रखा है O2। तो ये अपन जानते हैं ये अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया होती है वो आपकी विभिन्न पदों में संपन्न होती है, और जो धीमी गति का जो है आपका पद होता है विभिन्न पदों में संपन्न होती है, और जो धीमी गति का पद होता है वो अभिक्रिया का क्या करता है, वेग निर्धारण है वो करता है। तो जटिल अभिक्रिया है वो विभिन्न पदों में संपन्न होती है, और जो धीमी गति का पद होता है वो अभिक्रिया का क्या करता है, वेग निर्धारण करता है। तो अपन मानते हैं ये आपकी अभिक्रिया है जो है दो पदों में संपन्न हो रही है, तो इसका पद फर्स्ट या अपन बोलते हैं स्टेप फर्स्ट। इसमें देखो N2O के कितने अणु हैं, दो है, तो पहले मैं एक अणु लेकर के चलता हूं, तो N2O का एक अणु लिया, क्यों, अपने को अलग अलग पदों में करना है। N2O के अपने पास में कितने अणु हैं, दो है, पहले एक अणु लेकर के चलते हैं N2O। तो ये N2O है आपका किस प्रकार से टूटेगा, N2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा। N2O टूटा आपका, क्यों, 2NO2 दो अणु हैं N2O के, मैं यहाँ पर पहले स्टेप में एक अणु लेकर के चलता हूं, और जैसे ही इसका जो है ये अभिकारक आपका टूटता है तो क्या बनाता है N2+O, यानी कि ऑक्सीजन अलग बनाता है। अब देखो दूसरी स्टेप में क्या होगा, दूसरा आपका N2O का एक अणु, क्यों N2O के इस अभिक्रिया में, पूरी अभिक्रिया में अपन देखते हैं N2O के कितने अणु हैं, दो अणु हैं। पहले स्टेप में, क्यों, ये जटिल अभिक्रिया का उदाहरण दो पदों में संपन्न होगी, तो पद फर्स्ट में ये आपकी अभिक्रिया एक अणु ले लिया, फिर दूसरे पद में अपन दूसरा अणु लेंगे तो क्या हो जाएगा N2O, ठीक है। अब देखो दूसरे पद में क्या होगा, उससे पहले देखो एक आपका N2O है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को इसके साथ में अभिक्रिया कराते हैं, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे अपन किसी भी चीज को मैथमेटिक्स में अपन किसी प्रश्न को हल करने के लिए अपनी तरफ से क्या करते हैं, +1 जोड़ देते हैं, -1 जोड़ते हैं, उससे एक नया फॉर्मूला बन जाता है और वो आपका क्वेश्चन है जो है हल हो जाता है। वही चीज अपन यहाँ पर कर रहे हैं। N2O का एक अणु है, क्यों, हालांकि अपने ऑक्सीजन के तो अपने इस तरफ क्या रहेंगे, जो है दो ही अणु है, N2O भी दो है, लेकिन इसको हल करने के लिए मैंने इस तरफ क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन है वो आपका जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर वापिस अपने को क्या मिलेगा, तो देखो N2O का पहला दो अणु थे, दो अणु में से एक अणु अपन ने यहाँ पर लिया, क्या बना N2+O। अब N2O का दूसरा अणु है, इसके साथ में इस तरफ जो ऑक्सीजन है इसको मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, क्यों, ये और ये आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई फर्क है आपका यहाँ पर नहीं पड़ेगा। अब देखो N2O की अभिक्रिया मैं किसके साथ में कराता हूँ, O के साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा, N2 तो आपका साथ में आ जाएगा, N2 अलग हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, O2 बना लेंगे, यानी कि N2O का दूसरा अणु है उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं, तो N2 तो आपका अलग हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लेगा, N2। अब देखो इस पूरी अभिक्रिया को आपको क्या करना है, जोड़ना है, तो देखो N2O और N2O वापिस क्या बन जाएगा, 2N2O, ठीक है। इस ऑक्सीजन से ये वाला ऑक्सीजन है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसे अपन प्लस माइनस करते हैं हल करने के लिए। तो यहाँ पर ये सिर्फ इस अभिक्रिया को हल करने के लिए अपन यहाँ पर ले रहे हैं। इस तरफ जो भी अपन ऑक्सीजन जोड़ेंगे जनरली, और इस तरफ जो भी जुड़ेगा वो साथ में नहीं जुड़ेगा, यानी ऊपर वाले पद में और इधर वाला ये वाला पद ऑक्सीजन है वो साथ में नहीं जुड़ेगा। उदाहरण आएंगे उनसे समझ में आएगा। तो 2N2O क्या हो जाएगा, 2N2, इस ऑक्सीजन को लेना नहीं है। अब देखो N2 और N2 क्या बना लेगा, एक N2 और एक N2, कितने N2 हो गए, 2N2 प्लस ये वाला ऑक्सीजन जोड़ना ही है, लेकिन ऊपर वाला ऑक्सीजन आपको नहीं जोड़ना है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखो यही अभिक्रिया अपने पास में वापस जो है मिल गई, 2N2O से 2N2+O2। लेकिन अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न हुई है, दो पदों में संपन्न हुई है। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया का धीमी गति का पद है और कौन सी है वो आपकी क्या है, जो है तेज गति का पद है। तो जनरली जो आपका पद फर्स्ट है इस अभिक्रिया में याद रखना है, ये आपका धीमी गति का पद है, धीमी गति का पद है, और ये आपका क्या है, तेज गति का पद है। अब आपको बताया क्या था, जो आपका क्या होता है, धीमी गति का पद होता है, वो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, निर्धारित करने का आपका कार्य करता है। तो अभिक्रिया के जो है निर्धारित करने का कार्य करेगा, तो अपना वेग का समीकरण क्या हो जाएगा,
वेग बराबर के और क्या हो जाएगा N2। वेग बराबर क्या हो जाएगा के, वेग बराबर वेग का समीकरण ये लिखते हैं, वेग बराबर के और N2O अभिकारक अणु इस तरफ दर्शा दे, सांद्रता पदों की घात कुछ नहीं दे रही, इसका मतलब कितना हो गया 1। तो इस अभिक्रिया की जो है कोटि आपकी कितनी हो जाएगी 1। ये था आपका इस प्रकार से पहचानने का तरीका। देखो 2N2O था, लेकिन अभिक्रिया में अपन देखते हैं सिर्फ जो है अलग अलग पदों में होती है। जो धीमी गति का पद होता है वो अभिक्रिया के वेग को निर्धारण करता है, तो अपन यहाँ पर लिखते हैं वेग। इस पद फर्स्ट के आधार पर अपन जो है वेग नियम या वेग समीकरण लिखते हैं। तो N2O बराबर क्या हो जाएगा के, सांद्रता है अभिकारकों की सांद्रता को लिया जाता है, N2O हो गया और कुछ नहीं देगा, इसका मतलब बार कितनी है 1। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये था आपका जटिल अभिक्रियाओं की कोटि निकालने का तरीका। पहला एग्जांपल और लेते हैं, ऐसा ही एग्जांपल आपका अगला देखो, नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका है 2N2O5, 2N2O5 से 4NO2 प्लस का O2। ये आपका एग्जांपल दे रखा है 2N2O5 से 4NO2 प्लस का O2। तो यहां पर देखो, अगर अपन इस अभिक्रिया की जो है उपरोक्त अभिक्रिया का अगर अपन व्यंजक निकालें, यानी कि इस अभिक्रिया का अगर सीधा अपन वेग नियम लिखते हैं पूरी अभिक्रिया के लिए, तो वेग व्यंजक या वेग नियम या वेग समीकरण बोल दो, तो वो अपना क्या रहता है, एक बार आपका ये रहेगा के और यहाँ पर अपन क्या दर्शाएंगे N2O5। ये इस अभिक्रिया के वेग व्यंजक या इसकी क्रियाविधि या वेग समीकरण या वेग नियम आपका ये रहेगा। अब देखो ये अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया का उदाहरण के तौर पर अपन करते हैं, तो अपन जानते हैं जटिल अभिक्रियाएं हैं विभिन्न पदों में आपकी संपन्न होती है। तो पद फर्स्ट है अपना क्या कहता है कि, तो अपन इसमें देखो N2O5 के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। तो पहले मैं एक अणु लेकर के चलता हूं N2O5। N2O5 से आपका क्या बनेगा 2NO2। क्यों, N2 के नाइट्रोजन के 2 ले रहे हैं, तो आपका क्या बनेगा 2NO2 बनेगा। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो इधर भी क्या हो गए 2NO2 बन गया। प्लस का साथ में क्या बन जाएगा ऑक्सीजन, देखो कितने हैं आपके यहाँ पर N2O5 में जो है इधर 5 ऑक्सीजन है, इधर कितना आ गए 4, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन इधर बच जाएगा। तो देखो N2O5 के कितने अणु थे, 2 अणु थे। यहाँ पर अपन ने पहले स्टेप में कितना अणु लिया, 1 अणु लिया, यानी कि N2O5 के 2 अणु की जगह अपन ने पहले स्टेप में 1 अणु लिया। तो ये इस प्रकार से वियोजित होगा या उत्पाद में बदलेगा 2NO2 प्लस O। तो 2NO2 में लेते हैं ऑक्सीजन 4 है, लेकिन इस तरफ 5 है तो 1 इस तरफ हो जाएगा। अब देखो N2O5 का दूसरा अणु अपन लेते हैं N2O5। इसकी अभिक्रिया देखो किसके साथ में करा देते हैं, ऑक्सीजन के साथ में करा देते हैं। तो आपका यहाँ पर वापिस क्या मिलेगा अपने को 2NO2, यानी कि इस N2O5 से क्या मिलेगा 2NO2, लेकिन इस N2O5 में 1 ऑक्सीजन बच जाता है, वो ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा आपका O2। अब इस अभिक्रिया को अपने को क्या करना है, ऐड कर देना N2O5 और N2O5 मिलकर के क्या बना लेंगे 2N2O5। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर सामने क्या बचेगा आपका 2NO2 और 2NO2 क्या बना लेगा 4NO2 और प्लस का इधर ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा O2। यही आपकी ऊपर वाली अभिक्रिया है, लेकिन ये 2 पदों में आपकी संपन्न होगी। और जो प्रथम पद है वो आपका क्या होता है धीमी गति का पद है, और ये द्वितीय पद है वो आपका क्या है तेज गति का पद है। तो जो धीमी गति का पद होता है वही वेग का निर्धारण करता है, यानी कि उसी के अभिकारक के अणु होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर पाते हैं। तेज गति के अभिकारक के जो अणु होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अपन जो है आपका यहाँ पर कोटि लिखते हैं, तो वो कोटि आती है कितनी 1। क्यों, प्रथम पद का जो अभिकारक है वो आपका इस प्रकार से लिखेंगे, तो वेग बराबर आपका क्या हो जाएगा KN2O5। तो यहाँ पर है इस अभिक्रिया की जो ये वाली अभिक्रिया है इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 1। तो कुछ हद आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि अभिक्रिया से अपन कोटि कैसे पहचानते हैं अगर जटिल अभिक्रियाएं, और बाकी और भी चीज क्लियर हो जाएगी जब अपन है इसमें आगे अपन टॉपिक पे आएंगे, जब वेग स्थिरांक की इकाइयों से अपन कोटि को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल। अब आते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल है वो आपका है 2
2NO प्लस 2H2, 2NO प्लस 2H2 से N2 प्लस 2H2, N2 प्लस 2H2, 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। ये अपने पास में अभिक्रिया दे रखी है। अब देखो, अभी तक जो अपन जटिल अभिक्रिया का प्रकार पढ़ रहे थे उसमें एक ही अभिकारक के अलग अलग अणु थे। यहाँ पर अपन देख रहे हैं अभिकारक के अलग अलग अभिकारक के अलग अलग अणु हो गए, यानी कि दो अभिकारक के आपके अणु आ गए। तो इस स्थिति में अपन इसको किस प्रकार से हल करते हैं, तो पहले देखो इस अभिक्रिया का वेग दर या वेग समीकरण अपन लिखते हैं। वेग नियम या वेग समीकरण अपन जो लिखते हैं वो आपका क्या रहेगा, K NO और H2, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अब आपका देखो ये सही है या नहीं है, तो इसको अपन क्या करते हैं, उस जो है नियम है उसको अलग अलग पदों में इसको बांट करके इसको हल करते हैं। तो पद फर्स्ट है वो अपना क्या कहता है कि सबसे पहले अपन देखते हैं अलग अलग अभिकारक है, तो 2NO को मैंने यहाँ पर लिख दिया 2NO, और प्लस का यहाँ पर H2 है आपके 2, तो पहले H2 का एक अणु लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, NO लेकर के H2 करो, एक H2 करो और फिर है वहां पर बनेगा, फिर दूसरा NO लो, एक H2 करो, फिर बनेगा, फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सीधा उन दोनों को ऐड करना होगा, फिर अगले स्टेप में जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को दो पदों में संपन्न करा देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, 2NO को तो मैंने पूरा ही ले लिया, यहाँ पर जो है क्यों अलग अभिकारक हो गए। अगर मान लो ये नहीं होता, सिर्फ 2NO होता, तो मैं पहले एक NO लेता और फिर दूसरा NO लेता। अब देखो इस 2NO तो है ही, साथ में 2H2 भी है, तो 2NO को तो मैंने साथ में ले लिया, ठीक है, लेकिन 2H2 की जगह मैंने क्या दर्शा दिया, आपका क्या हो जाएगा, H2 ले लिया, सिर्फ इसका एक अणु ले लिया, क्योंकि 2NO से तो N2 अपने को सीधा मिलेगा, सिर्फ नाइट्रोजन है, अकेला नाइट्रोजन है, अकेला ऑक्सीजन तो अब वापस अभिक्रिया कर लेगा वहां पर जाकर के। तो अपन क्या करते हैं, 2NO से अपने को क्या मिल जाएगा, N2 मिल जाएगा, और इस ऑक्सीजन से दोनों ऑक्सीजन भी मिल जाएंगे। तो इसलिए क्या करता हूं, यहां पर इसका एक अणु लेकर के चलते हैं, इनको पूरा ले लेते हैं। तो 2NO प्लस H2 से आपका क्या उत्पाद बनेगा, 2NO प्लस H2 से अगर मैं इस अभिक्रिया को लेता हूं तो देखो N2 तो आपको मिल ही जाएगा, यहाँ पर क्या मिल गया, N2 मिल गया, प्लस 2NO से N2 अलग हो गया, तो देखो इधर क्या बचा, 2 ऑक्सीजन और एक आपका क्या बचता है, 2 क्या बचते हैं, हाइड्रोजन, 2 तो क्या बचते हैं ऑक्सीजन और 2 क्या बचते हैं आपके हाइड्रोजन। तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से तो H2O2, जबकि H2O2 तो अपने को देखो समीकरण में देखने से पता चल रहा है, कहीं पर है नहीं, अपने को क्या दिख रहा है उत्पाद में, H2O दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बचे क्या, 2 नाइट्रोजन तो इस तरफ निकल गए, 2 ऑक्सीजन इधर बचे, 2 हाइड्रोजन इधर बचे, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मैं क्या बना देता हूँ, H2O। अब क्या बचा आपका, सिर्फ 1 ऑक्सीजन बचा, तो इधर मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले पद में, पद सेकंड में, यानी कि दूसरे स्टेप में आते हैं। तो दूसरे स्टेप में अपन ने देखो क्या किया था, दूसरे स्टेप में अपन ने जो है, पहले स्टेप में अपन ने देखो ये कर लिया, 2NO प्लस H2 ले लिया, तो 2NO का काम कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसको अब आगे के जो है इस स्टेप में अपने को लेने की जरूरत नहीं है। अपन ने यहाँ पर 2H2 लिया, 2H2 था, 2H2 में से इधर से क्या लिया, एक H2 का अणु लिया, इसका मतलब क्या बच गया अपने पास में, H2 बच गया, सिर्फ क्या बच गया, H2, और इधर से अपन क्या जोड़ेंगे, ये बचा हुआ आपका क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, यानी इस ऑक्सीजन को यहाँ पर जो अकेला ऑक्सीजन जो पीछे वाले अभिक्रियाओं के तरह, तो यहाँ पर मैं क्या दर्शाऊंगा, H2O, ये हो जाएगा आपका धीमी गति से और ये हो जाएगा आपका तेज गति से। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इन अभिक्रियाओं को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आपका क्या होगा, देखो 2NO तो है प्लस H2 और H2 क्या मिला लेंगे, 2H2 बना लेंगे, प्लस ये वाला ऑक्सीजन एक दूसरे के विपरीत साइड में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या सामने, सिर्फ जो है आपका यहाँ पर N2 प्लस एक H2 और एक H2 मिलकर के क्या बना लेंगे, 2H2O, और यही आपकी यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न होगी। तो देखो अलग अलग पदों में होगी, दो अभिकारक हो गए, तो उस अभिक्रिया में अभिक्रिया विभिन्न पदों में संपन्न होती है, और जो धीमी गति का पद होता है वो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, निर्धारण करता है। तो अपन वेग बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, के देखो NO के जो, अब यहाँ पर अपन स्टोइकियोमेट्रिक गुणा के उसको घात में लेते हैं,
क्यों? ये वाला जो है पद आपका फर्स्ट है, ये अभिक्रिया के वेग का क्या करता है? निर्धारण करता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो है ये सांद्रता पद की घात के रूप में आ जाएगा। इसका मतलब NO का पावर है वो कितनी हो जाएगी? आपकी 2 हो जाएगी। ये है, इसका कोई रोल नहीं रहेगा, यानी कि H2 की भी पावर 2 है, लेकिन H2 की पावर अपन यहाँ पर 2 जो है नहीं लेकर के चलते हैं, यानी कि H2 की पावर कितनी रहती है? 1 ही रहती है। देखो H2 के अणु तो इस अभिक्रिया में कितने हैं? 2 है। अभिकारक के रूप में H2 के अणु 2 है, लेकिन H2 का अभिकारक का अणु है वो इस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करता है। क्यों? H2 है वो आपका तेज गति से चलने वाला पद है, जबकि पहले अभिक्रिया में अपन देख रहे हैं 2NO है। क्यों? अगर यहां पर भी और यहां पर भी H2 है वो धीमी गति में रहता तो H2 निर्धारण कर लेता, लेकिन H2 का एक जो आपका अभिकारक अणु है, क्यों 2 अणु है, 2 में से एक अणु ऐसा है जिसकी अभिक्रिया है वो तेज गति से संपन्न होती है। इसका मतलब NO है वो इस अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? निर्धारण करता है इस अभिक्रिया के अनुसार। तो NO के आगे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2, तो ये इसकी घात के रूप में, H2 के आगे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1, तो ये इसकी घात के रूप में। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पर सांद्रता पदों की घातों का योग कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसीलिए जो आपकी अभिक्रिया की कोटि की जो शुरुआत में परिभाषा है वहां पर लिखा हुआ भी है, सांद्रता पदों की घात के अलावा दूसरी परिभाषा क्या है कि अभिकारक के अणुओं की वे संख्या किसी भी अभिक्रिया में जो कि जिसकी सांद्रता में नापने योग्य परिवर्तन होता है, वही है उस अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करेगा। ऐसा नहीं कि सारे अभिकारकों के अपने स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को सांद्रता पदों की घातों में नहीं दर्शा सकते। उन्हीं अभिकारक अणुओं की सांद्रता पदों को घातों में लेकर के आते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर पाते हैं। तो ये थे आपका जो है तीसरा उदाहरण। एक उदाहरण और करते हैं लास्ट अपन, एग्जाम्पल 4। चौथा एग्जाम्पल देखो क्या है, किस प्रकार से है। तो इस एग्जाम्पल में अपन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं 2NO2Cl से NO2 2NO2 प्लस Cl2, 2NO2 प्लस का क्या है? Cl2। तो इस अभिक्रिया के लिए जो है अपन है पहले पद में जो है अभिक्रिया संपन्न होती है तो किस प्रकार से होगी? 2NO2Cl के 2 अणु है, एक अणु लिया NO2Cl, क्या बनेगा आपका यहाँ पर? तो यहाँ पर सिंपल सा है, NO2 अलग हो जाएगा और Cl है वो आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यानी कि इसके 2 अणु है, वही कंसेप्ट, इसके 2 अणु है, 2 में से एक लिया NO2Cl, तो NO2 प्लस Cl बनाएगा। अब देखो वापिस दूसरा अणु लेते हैं NO2Cl का दूसरे पद में, तो NO2Cl प्लस का इधर से जैसे ऑक्सीजन था वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। तो वापिस बताओ क्या बनेगा? NO2 अलग हो जाएगा और ये वाला Cl इस Cl के साथ में जाकर के क्या बना लेगा? Cl2 बना लेगा। दोनों को जोड़ देते हैं तो NO2Cl और NO2Cl क्या बना लेगा? वापिस जोड़ करके 2NO2Cl, ये वाला Cl साथ में नहीं लेंगे क्योंकि ये वाला Cl पहले पद का ये Cl क्लोरीन और दूसरे पद का ये क्लोरीन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनको अपन दोनों को जोड़ते नहीं है। इस तरफ भी नहीं जोड़ा, सामने की तरफ है, यानी कि इस तरफ में ये नहीं जोड़ते हैं और सामने की तरफ में ये नहीं जोड़ते हैं। तो NO2Cl वापिस क्या बना लेगा? 2NO2Cl। देखो NO2 और NO2, एक NO2 और एक NO2 मिलकर के क्या बना लेंगे? 2NO2 और साथ में क्या रहेगा? Cl2। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, ये अभिक्रिया अपन की इस प्रकार से जो है 2 पदों में संपन्न होगी। ये आपका धीमी गति का पद है और ये आपका क्या है? तेज गति का पद है। धीमी गति का पद ही अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है, तो वेग बराबर अपन क्या लिखेंगे? K और क्या हो जाएगा? NO2Cl। तो इस आधार पर अपन देखते हैं इस अभिक्रिया की आपकी कोटि कितनी होगी? 1। तो ये था आपकी अभिक्रिया की कोटि से संबंधित जो आपका टॉपिक है, कोटि क्या होती है अभिक्रिया के, उसके बारे में अपने विस्तार पूर्वक पढ़ा है। अब अभिक्रिया की जो है कोटि के आधार पर इसके जो है समाकलित वेग समीकरण होते हैं, फिर उनका अर्धायु काल होता है, तो वो टॉपिक है, वो भी आपका न्यूमेरिकल है, उन्हीं से बनेंगे। लेकिन उन न्यूमेरिकलों को समझने के लिए एक बेसिक से प्रश्न है वो आपको याद रखने। अब देखो अभिक्रिया की कोटि है, आप कैसे भी निकाल सकते हो। अगर आपके सामने वेग नियम आपका दे रखा है, यानी कि वेग बराबर आपका दे दिया K NO2Cl, तो सांद्रता की घात 1 होगी। अब इसी जगह अगर मान लो आपका इस प्रकार से है, वेग बराबर K और NO की पावर कितनी है? 2
और H2 की पावर कितनी है। तो अभिक्रिया के वेग का समीकरण अगर आपको पता चल गया, वेग नियम, वेग व्यंजक, वेग समीकरण कुछ भी बोल दो, इसके बराबर अगर के, जहां के क्या है, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक, उसमें क्या है, फिर साथ में ये क्या है, सांद्रता पदों की घात, सांद्रता पद है। कौन से सांद्रता पद में किसको लेते हैं, सिर्फ अभिकारकों को ही लिया जाता है। तो देखो फिर सांद्रता पदों की जो है वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग क्या कहलाता है, उस अभिक्रिया की कोटि। तो सांद्रता पद ये है 2 2 और 1 कितनी हो जाएगी, इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी आपकी जो है 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया का जो है आपका अणुसंख्यता है, उसमें अपने कुछ अंतर रहते हैं, वहां से भी प्रश्न है आपको पूछे जाते हैं, तो उनमें भी आप बेसिक है, हालांकि आपको जो है अंतर पता ही चल गया होगा कि अणुसंख्यता है अभिकारक के अणुओं की संख्या पर, कुल अणुओं की संख्या पर है निर्भर करती है, यानी कि वहां पर अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या अपन सम्मिलित करते हैं। लेकिन कोटि में ऐसा नहीं करते हैं, कोटि में अपन क्या करते हैं, उसी अभिकारक के अणुओं की संख्या को अपन है लेते हैं जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, यानी कि जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है उन्हीं अभिकारक के अणुओं को अपन लेते हैं। यानी कि देखो इस अभिकारक के अणु को लेंगे, यानी कि यहाँ वाले इस अभिकारक के अणुओं को अपन साथ में सम्मिलित नहीं करेंगे, क्यों, ये तेज गति का पद है, इसलिए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता। इसका मतलब अणुसंख्यता तो है कुल अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जो उस अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण है उसमें कौन सा अभिकारक के अणु है उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, उनको हम सम्मिलित करते हैं। फिर दूसरा अंतर क्या हो सकता है, अभिकारक जो है अणुसंख्यता में क्या होता है, अणुसंख्यता का मान है सदैव आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है। जो है आपकी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, वो आपकी पूर्णांक भी होती है, साथ में आपकी क्या हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। अभिक्रिया की अणुसंख्यता है उसका मान सदैव आपका क्या रहता है, धनात्मक ही रहता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि है वो धनात्मक और ऋणात्मक आपकी क्या हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो ये थे आपकी अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया की कोटि में क्या है आपके संबंध। फिर अणुसंख्यता है, कभी भी आपकी जीरो नहीं हो सकती। अणुसंख्यता जीरो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अणुसंख्यता अभिकारक अणुओं की संख्या है। अगर अपन कोई सा अभिकारक का अणु ही नहीं लेंगे तो आपकी अभिक्रिया की अणुसंख्यता क्या होगी, जबकि अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, शून्य या जीरो हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो अपन अभिकारक भाग ले रहे हैं उसकी सांद्रता में नापने योग्य परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये थे अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया जो है अभिक्रिया की अणुसंख्यता और उसकी कोटि में आपके कुछ अंतर, इनमें से 2 या 3 अंतर आपको जो है नोट्स में जो आपको मिलेंगे, या जो आपकी नोटबुक दे रखी है जो आपको बोर्ड के द्वारा जो नोटबुक है वहां पर भी इनको आप अच्छे से याद कर सकते हो। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा, बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।